दोस्तों आज के वीडियो में स्वागत है आपका। मैं संजीव प्रिपरेशन डेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल पर, और ये जो वीडियो होने वाला है ये डिटेल्ड होगा एएसओ के जॉब प्रोफाइल पे। मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विसेज में, और ये वीडियो कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया है कि हो सकता है आपको यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलने जो कि दूसरे वीडियोज़ में आपको ना मिल पाए हों। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैंने ये जो भी फैक्ट्स यहाँ पे डाले हैं वो फैक्ट्स कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है दोस्तों। ये मैंने जो देखा है, समझा है, सुना है, उन्हीं फैक्ट्स को अपने इन वीडियोस में मैं इस्तेमाल करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी खासकर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो उसमें आपको महारत हासिल होने वाला है इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। और आज के इस वीडियो में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कई सारी वैकेंसीज आती हैं। अभी जैसे केवीएस में आई हुई थी, एएसओ की बहुत सारी वैकेंसीज सीजीएल में होती है, डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी एएसओ की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो क्या है, और इसी वीडियो में हम जानेंगे हायरार्की सिस्टम पे कैसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी फिलहाल बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में टॉप पे एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठता है, उसके नीचे एचओओ हेड ऑफ ऑफिस होता है, और उसके नीचे बहुत सारा कुनबा जो होता है, सरकारी जो स्टाफ का कुनबा होता है, वो कैसे इनकी मदद के लिए बैठता है, इनको असिस्ट करता है। तो दोस्तों एएसओ का कहाँ पे, उस पूरे हायरार्की सिस्टम में एएसओ कहाँ पे है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपना प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करता चलूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये मेरा रहा जॉब प्रोफाइल, मेरा एक्सपीरियंस। संजीव रंजन नाम है। फाइनली मैं एसएससी सीएचएसएल 2012 और एसएससी ग्रेजुएट लेवल एफसीआई 2012 में सेलेक्ट हो चुका हूँ। और इसके साथ साथ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन 2017 में भी ऑल इंडिया रैंक 32 के आसपास मेरा सिलेक्शन था। और इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 4.5 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें कि कई सालों तक मैंने रिक्रूटमेंट सेल में भी काम किया है, कई सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए हैं, कई सारी स्क्रूटनी टीम का हिस्सा रहा हूं। उसके साथ ही मोर देन 5 इयर्स, यहाँ पे मैंने एडिट किया था, आई डोंट नो क्यों यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 5 है। सो मोर देन 5.5 इयर्स से मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। तो लगभग 9 से 10 सालों का एक्सपीरियंस जो है कि आपको मिलने वाला है मेरे इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला तो मेरा जो इस वीडियो का सबसे खास पॉइंट है हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम क्या होता है, हायरार्की, उसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। और हायरार्की में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में सबसे टॉप पर होता है एचओडी। एचओडी का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। दोस्तों एचओडी जो सभी तरह के निर्णय लेने के लिए आज़ाद होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, बहुत सारे पावर्स एचओडी को देता है। बहुत सारे पावर्स का मतलब छुट्टियां अप्रूव करने का पावर, बहुत सारी खरीदारी करने का पावर, बहुत सारी चीज़ों का लगभग सब कुछ इसी के पास होता है, एचओडी के पास। कई बार ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होता है। अगर आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके जाएंगे तो आपको अपॉइंट करने की अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है, एचओडी के पास। तो ये बंदा होता है, ये जो ऑफिसर होता है, ये टॉप पर होता है। और उसके नीचे यहाँ पे हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया है, एचओओ बैठता है, जिसको बोलते हैं हेड ऑफ ऑफिस। दोस्तों एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे एचओओ जिसको हेड ऑफ ऑफिस बोलते हैं, और उनके नीचे सेक्शन ऑफिसर्स या सेक्शन ऑफिसर्स के भी ऊपर, जैसे एचओओ और एसओ, सेक्शन ऑफिसर के बीच में भी बहुत सारा चैनल होता है कई सारे ऑफिसेज में। फिलहाल हम अपना फोकस करने वाले हैं सेक्शन ऑफिसर या फिर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल पे। तो इसलिए मैं उन बीच के चैनल को हटाते हुए सीधा सेक्शन ऑफिसर पे आता हूँ। सेक्शन ऑफिसर के नीचे आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट या फिर यूडीसी या फिर एलडीसी। एक
ऑफिस में कई तरह के कितने भी सेक्शन ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनको अलग अलग सेक्शन को संभालने का जिम्मेदारी दिया जा सकता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते भी हैं जहाँ पे कि वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात की जाए तो वहाँ कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए जाना जाए जहाँ वो सिर्फ सामान खरीदेगा, प्रोक्योर करेगा। कई डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आरटीआई सेल की तरह काम करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो भी आरटीआई के अंतर्गत एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का काम उस सेल का होगा। उसी तरह दूसरे सेल्स की बात की जाए, अकाउंट्स सेक्शन का जो तमाम तरह के जो बिल्स है उसको प्रोसेस करने का काम करेगा। इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ऑक्शन, बहुत सारी चीज़ें टेंडर, ई टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू निकलती हैं तो उन सेक्शंस को हेड करेगा। तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन छोटे सेल्स को हेड कौन करता है दोस्तों? सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर कई बार एएसओ भी हेड करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों ये जो खास जो प्रोफाइल है उस पर हमारे सेक्शन ऑफिसर या फिर एएसओज बैठते हैं और काम करते हैं। तो फिलहाल मैं बताता चलूं कि इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है उसमें सबसे पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है एज अ डीडीओ का। ये एज अ डीडीओ भी काम करते हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर का मतलब कि पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन, यानी कि सरकारी ऑफिसेज में जो भी के पैसा कलेक्ट हो रहा है फीस के रूप में। मान लीजिए कि पासपोर्ट ऑफिस की बात करें, पासपोर्ट ऑफिस में सरकारी फीस, मान लीजिए किसी एक एप्लीकेशन का फीस 300 रुपये आया, तो इन सब का हिसाब किताब, इन सब का जो फीस कलेक्ट करने का और उस फीस को सरकारी खाते में जमा करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, डीडीओ की, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। और अगर आप एएसओ के रूप में या फिर एसओ के रूप में काम करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको उसका हिसाब किताब देना होगा और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस प्रोफाइल पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। तो पहला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका मैं बताता चलूँ कि एएसओ या एसओ का जो प्रोफाइल है उस पे एज अ डीडीओ भी काम करना पड़ सकता है। तो डीडीओ के बाद जो नेक्स्ट मैं देखता चलूँ तो वो होता है एज अ सीपीआईओ को असिस्ट करने का काम। सीपीआईओ का काम क्या है दोस्तों? जितने भी आरटीआई के एप्लीकेशंस आते हैं, जितने भी आरटीआई के एप्लीकेशंस आते हैं उनका जवाब जो रिप्लाई होता है उस पर साइन होते हैं सीपीआईओ के। अब सीपीआईओ के पास दिन में बहुत सारे, कम से कम 50, 60, हो सकता है 100 आरटीआई भी आए। तो सीपीआईओ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले बैठकर इन एप्लीकेशंस का जवाब बनाता रहे, इन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करता रहे। इसको असिस्ट करने के लिए भी एसओ या फिर एएसओ होते हैं, एएसओ या फिर एसओ एज अ काम करते हैं ताकि वो सीपीआईओ को असिस्ट कर सकें। किस मामले में? वो आरटीआई टाइम पे है कि नहीं, आरटीआई में जो जवाब जा रहा है वो सही है कि नहीं, जो जवाब जा रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं। तो सीपीआईओ फाइनल साइन करने से पहले किसी भी आरटीआई सेल के या किसी भी आरटीआई जवाब पे सीपीआईओ फाइनल साइन करने से पहले एसओ या फिर एएसओ को कंसल्ट जरूर करता है कि क्या ये हमारा जवाब सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, क्या इसमें रेमेडी अपनाया जा सकता है, क्यों इसको हम और अच्छा जवाब दे सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पर जो सीपीआईओ है वो एसओ, सेक्शन ऑफिसर या फिर एएसओ इनसे चर्चा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एसओ और एएसओ का कितना अहम रोल होता है एक सरकारी नौकरी में। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारियां होंगी कि आप एज अ डीडीओ काम कर सको, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, आप सीपीआईओ को असिस्ट करने का काम कर सको। आप बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट पॉइंट भी मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बताऊं कि आपको ये काम दिया जा सकता है कि अकाउंट्स सेक्शन दे दिया जाए।
अकाउंट सेक्शन देने का मतलब कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप जो मिसलेनियस तरह के जो बिल्स आ रहे हैं, लाइक पानी के बिल, बिजली के बिल, लोगों के जो सैलरी के बिल हैं, सैलरी में दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ का बिल, ऊपर से फिर दूसरा आउटसोर्सिंग स्टाफ का बिल। तो इस तरह का जो बिल आ रहा है वो टाइम पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जा रहा है कि नहीं। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस क्या होता है? जैसे ही आपने PFMS पे बिल प्रोसेस किया, दोस्तों अभी आपके लिए ये टर्म्स नए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ, ज्ञान देता चलूँ, क्या पता कल को ये आपको काम करना पड़े। तो जितने भी सरकारी बिल्स प्रोसेस होते हैं, आपको ये सारे के सारे इस सॉफ्टवेयर पर प्रोसेस होते हैं, PFMS पे, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब PFMS पे जो बिल्स प्रोसेस होकर आ रहे हैं, उनका प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर DDO के सिग्नेचर होकर फिर पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जाता है। तब ये इतना प्रोसेस होने के बाद ही उनके खाते में पैसा पे एंड अकाउंट्स ऑफिस डालता है। तो ये सब काम ASO ढंग से निभाए, ये समझिए कि कितना जिम्मेदारी वाला काम है। ये जिम्मेदारियों को ढंग से निभाए, तो अगर आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं तो ही इस प्रोफाइल में जाएं। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे ऐसे पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है जिसमें रिस्क भी रहता है। तो ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ASOs या SO सेक्शन ऑफिसर्स को दी जाती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जो अकाउंट सेक्शन है उसमें बिल्स तो प्रोसेस होते ही हैं, दूसरे जैसे जेम प्रोक्योरमेंट। अब जेम प्रोक्योरमेंट क्या होता है? जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे अमेज़ॉन हो गया ना, मिंत्रा हो गया, जैसे इस तरह के जो ऑनलाइन परचेज हम करते हैं, जो जनरल पब्लिक करती है, उसी तरह से सरकार का भी ये अमेज़ॉन है। सरकारी खरीद का अमेज़ॉन, सरकारी खरीद का अमेज़ॉन है। यानी कि यहाँ से जितने सरकारी, भारत के हजारों डिपार्टमेंट जो भारत सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, वो सब के सब खरीदारी, जिसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं ऑफिशियल भाषा में, वो सब के सब खरीदारी करेंगे जेम पोर्टल पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। तो सरकारी खरीद ये सब होता है जेम पे। और सेक्शन ऑफिसर या फिर ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो खरीदारी में GFR, अब ये सब टर्म्स आपको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो GFR के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। इन प्रोक्योरमेंट जो 25,000 से नीचे हैं, 25,000 से ज़्यादा के जो प्रोक्योरमेंट हैं, उनमें कंपैरिजन शीट बनवाई गई कि नहीं बनवाई गई। तो इस तरह के जो रूल्स हैं सब के सब ये सेक्शन ऑफिसर काम करता है या ASO काम करता है, और ये उसकी जिम्मेदारी होता है। अब इसमें से जो जेम पे क्या होता है, जेम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे 4 प्रोफाइल्स होते हैं। दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा से डिटेल हो जाएगा। 4 प्रोफाइल में पहला होता है HOD का, दूसरा प्रोफाइल होता है बायर का, तीसरा होता है कॉन्साइनी का, बायर का, DDO का, और चौथा होता है कॉन्साइनी का। HOD तो आपको पता ही है, HOD जेम पे अप्रूव करता है प्रोफाइल्स को। उसके बाद बायर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी खरीद को फाइनल करे, ऑर्डर प्लेस करे जेम पोर्टल पे। तो आपको जेम पोर्टल पे बायर भी बनाया जा सकता है। अगर आप अपने डिपार्टमेंट में DDO के रूप में काम कर रहे हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, तो आपको एज अ DDO जेम पोर्टल पे भी बनाया जा सकता है। अगर HOD ये समझता है कि आप कॉन्साइनी का भी काम कर सकते हैं, कॉन्साइनी का मतलब अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया जेम पोर्टल पे, तो उस सामान जो आया, जो भी आइटम्स उधर से खरीद होने के बाद आपके डिपार्टमेंट में रिसीव हुए, तो वो आपके ही नाम से आएगा। तो जेम पोर्टल पर ये भी जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं। हालांकि ये ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है GFR, जनरल फाइनेंशियल रूल्स वगैरह सीखना जानना, लेकिन फिर भी नेक्स्ट जो आप एज अ केयर टेकर भी काम करते हैं दोस्तों, सेक्शन ऑफिसर ASOs के रूप में आप केयर टेकर भी
काम कर सकते हैं। केयर टेकर की ये जिम्मेदारी होती है कि आप सरकारी ऑफिस को सुचारू रूप से चलाएं, इंटरनेट कनेक्शन आता रहे। अगर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड स्लो है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके स्पीड को बढ़ाएं, उसको रिलेवेंट बनाएं, उसको एप्रोप्रिएट स्पीड पर चलाएं। उसके बाद जो फाइल है वो सही तरीके से रखी हुई है कि नहीं, सही करीने से रखी हुई है कि नहीं, सही जगह पे रखी हुई है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ऑफिस में ढंग से साफ सफाई है कि नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो केयर टेकर, अगर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि आपको एज अ केयर टेकर भी काम करवाया जा सकता है तो वो बिल्कुल आपसे एज अ केयर टेकर काम करवाएंगे। तो ये जो कुछ खास पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये थे ASOs के प्रोफाइल के लिए। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। ये जो तमाम फैक्ट्स डाले हैं दोस्तों, ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा है और इसके बाद डाला है। कहीं से कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। आपको भी ये वीडियो में फील हुआ होगा कि जेम पोर्टल और ये सब PFMS और ये सब जो अंदर की बातें हैं, ये वही बता सकते हैं जो प्रैक्टिकली ये सब कर चुका होता है। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। प्रिपरेशन डेज, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो प्रिपरेशन डेज को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल आपके भाग्य को हो सकता है बदलने वाला हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से आने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने वाले हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में आपको 100% पता हो। अपने करियर के बारे में आपको अभी से ही पता होना आपके लिए सबसे बड़ा या अहम रोल इसलिए अदा करता है क्योंकि अगर आपने अभी सही डिसीजन ले लिया तो अगला 60 साल तक, अप टू 60 ईयर्स, अप टू योर रिटायरमेंट, आप एक अच्छी जिंदगी जीने वाले हो। अगर आपने अभी गलत डिसीजन ले लिया तो अप टू 60 ईयर्स, अप टू रिटायरमेंट आपको सफर करना पड़ेगा। और इसका एक और एक तरीका बस यही है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का जो सोर्स है किसी ऐसे इंसान से लें जिसने ये प्रैक्टिकल या जिसने इन चीज़ों को जिया है, इनको देखा है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों। प्रिपरेशन डेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।